सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट आप मिस ना करें। हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी है सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल, वहाँ पे आप जुड़ जाइए। यूपीएससी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट हम अक्सर वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल पीसीएस विद नीलेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमारी वेबसाइट www.nilesh.air442.com पे विजिट कर लें। वहाँ पे आपको यूपीएससी एंड इवन स्टेट पीएससी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट मिल जाएगा। जय हिंद एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो हम आ गए अपने नए लेक्चर के साथ फिर से। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म करेंगे। तो ये आपका कंटिन्यूएशन में है। आपको पता है कि हम 71st बीपीएससी के लिए ज्ञान यज्ञ सीरीज चला रहे हैं, जहाँ पे मैं आपको जनरल साइंस कवर करवा रहा हूँ। तो अभी हम फिजिक्स कवर कर रहे हैं और ये आपका फिजिक्स का 5th लेक्चर है। बाकी हमने पीछे 4 लेक्चर कवर करा दिए। तो जो हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं वो जाके पीछे के 4 लेक्चर देख सकते हैं। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में मैं कवर करा रहा हूँ आप लोगों को, सारे स्टेट पीसीएस को ध्यान में रखते हुए। और यहाँ पे स्पेशल फोकस आपके बीपीएससी से रिलेटेड है। तो जो भी बीपीएससी का इस बार एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये सारे कंटेंट बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट होने वाले हैं और टू द पॉइंट रहने वाले हैं। और बाकी आप जाके पीसीएस विद नीलेश टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना। वहाँ पे जो भी रिलेटेड कंटेंट होगा इस लेक्चर से वो वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा आपके। बाकी साथ के साथ आपके क्विज प्रैक्टिस भी कराया जाता है उस चैनल पे। तो उस चैनल को जाके ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे इसका बेनिफिट, क्योंकि हमारे एंड से बहुत एफर्ट लगता है ऐसे क्वालिटी कॉन्टेंट को बनाने के लिए। तो आपके एंड से बस एक ही डिमांड रहती है कि आप इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, राइट। तो चलिए आज के लेक्चर से शुरू करते हैं। बाकी मैं बता दूं कि फिजिक्स में अब गिनती के और 2-3 टॉपिक रह गए, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो फिजिक्स है वो पूरा खत्म हो जाएगा। फिर इन दी सिमिलर मैनर मैं आपका केमिस्ट्री कवर करा दूंगा और बायो कवर करा दूंगा। तो काफ़ी जल्दी जल्दी अब कवर होगा आपका। वैसे ही आपके मॉडर्न हिस्ट्री रोहन सर ले रहे हैं और वैसे ही फर्दर जो भी आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, हाई यील्डिंग सब्जेक्ट्स हैं, वो हमारे द्वारा कवर कराया जाएगा। तो पूरा 71st बीपीएससी में जो भी रिक्वायर्ड थिंग्स होंगी इंक्लूडिंग करंट अफेयर, सब कुछ हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सेम प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करा रहे होंगे। तो आप अपना सपोर्ट दिखाओ, ज़्यादा सपोर्ट दिखाओ। हमें क्या करता है, इंस्पायर करता है ऐसे और क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो से शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आज देखो इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म हम पढ़ने वाले हैं। जो हमसे पहली बार जुड़ रहा है उनको तो मेरा वे समझ आ जाएगा। मेरा वे बेसिकली यही रहता है कि जो भी कॉन्सेप्ट है पहले मैं आपको कॉन्सेप्चुअल लर्निंग कराऊं, रटवाऊं नहीं, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग बोलेंगे कि फैक्ट रट लो क्योंकि आपको बीपीएससी का एग्जाम देना है या स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन देना है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, चाहे यूपीएससी का कोई एग्जामिनेशन दे रहे हो या फिर स्टेट पीसीएस का दे रहे हो, आपका हर जगह काम आना है। क्योंकि फैक्ट बहुत ज़्यादा देर तक किसी को भी रिटेन नहीं रह सकता, ठीक है। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता बहुत सारे फैक्ट्स रटने। तो आपको मैं कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पूरा विजुलाइज कराऊंगा, जहाँ पे ज़रूरत है माइंड मैप्स के वो सारे हमने डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करा दिए, ठीक है। तो जो नहीं भी देखे हैं पीछे के लेक्चर्स वो ज़रूर देख लेना। अभी तो आप आज वाला लेक्चर कंप्लीट कर लो अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो, लेकिन पीछे मैंने ऑलरेडी ऑप्टिक्स वगैरह सब कुछ कवर करा दिया डिटेल में, मोशन, ऑप्टिक्स, ठीक है। आपका यूनिट एंड डायमेंशन, साउंड एंड वेव्स, ये 4 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज के क्लास में इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म कवर हो जाएगा और बाकी और 2 क्लास में फर्दर लेक्चर्स में आपके जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए हैं जो कि आपके बीपीएससी में थीम वाइज जो पूछे जा चुके हैं वो सारा मैं कवर करा दूंगा, राइट। तो देखो सबसे पहले तो हमारा जो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। तो कोई भी सबसे पहले जब भी आप करंट देखते हो तो आपके माइंड में किस चीज़ का थॉट आता है, चार्ज का, राइट। तो देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये आपको ही पता होगा कि हमारी बॉडी किससे बनी हुई है। सबको पता है हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है। सेल हमारे बॉडी का फंडामेंटल यूनिट है। तो आप देखो आपके हर एक बॉडी में जो भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है इस नेचर में, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, सब में चार्ज एग्जिस्ट करता है, राइट। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। लेकिन अब आप सोच रहे होगे कि अगर सर सब में चार्ज एग्जिस्ट करता है, इवन हमारे बॉडी में भी चार्ज एग्जिस्ट करता है, तो हमें फील क्यों नहीं हो रहा है, वो सेंसेशन फील क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर चार्ज एग्जिस्ट करता तो आपको पता है कि कहीं चार्ज है और अगर वो मूव कर रहा है तो आपको तो करंट लगना चाहिए था। लेकिन नॉर्मल स्टेट में तो हम अभी नॉर्मल है ना, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो देखो सिंपल सी बात है कि हमारे बॉडी में जो भी एटम्स होते हैं, तो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर पढ़ के आते हो तो वहाँ पे आपको पता है कि जो आपके प्रोटॉन और जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों एक दूसरे के चार्ज को बैलेंस कर देते हैं। मतलब मान के चलो इनकेस जैसे मान के चलो आप हाइड्रोजन आइटम ले रहे हो, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूं। तो अगर आप हाइड्रोजन आइटम अगर लेते हो तो इसमें आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन रहते हैं, राइट। तो ये दोनों मिलकर जो चार्ज को क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं। लेकिन हमें इसे चार्ज बनाना है ना। जैसे बहुत जगह आप केस में देखते हो हाइड्रोजन प्लस,
तो ये क्या होता है, आपका हाइड्रोजन आयन होता है। तो हाइड्रोजन कभी भी ना आपके सिंपल हाइड्रोजन एटम के स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करता है, हमेशा H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। क्यों मॉलिक्यूलर फॉर्म में कोई भी आपके एटम एग्जिस्ट करते हैं? क्योंकि उनको स्टेबिलिटी चाहिए होती है, एक्सेप्ट जो आपके नोबल एटम्स होते हैं उनको छोड़ दिया जाए तो, जैसे नियॉन, आर्गन, ये सब आपके एटॉमिक स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल होते हैं। तो अभी मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पे नहीं जा रहा हूं, वो केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा ना तो आपको बहुत डिटेल में कराऊंगा कि कैसे एटम का आपका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है, क्यों कोई एटम मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, नॉर्मल एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, स्टेबिलिटी से क्या रिलेटेड है, ऑर्बिटल क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें एनपीके जो भी है आपका सब कुछ मैं कवर कराऊंगा। तो वो आपका केमिस्ट्री का पार्ट है। इधर बस आप बेसिक समझो कि जो हाइड्रोजन होता है क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 होती है प्लस, ठीक है, तो इसको एक और चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन टू गेन स्टेबिलिटी, तो इसलिए ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलके, क्योंकि उस हाइड्रोजन को भी एक और चाहिए, ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए, तो दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके वजह से दोनों में स्टेबिलिटी आ जाती है और हमारा H2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है, राइट। अब अगर हमें हाइड्रोजन को चार्ज बनाना है तो हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होगी। वैसे ही हमारे बॉडी में, अभी हमारे बॉडी में क्या है कि जो भी एटम्स है उसमें चार्ज जो है वो बैलेंस्ड है। तो अगर आपकी बॉडी को चार्ज बनाना है तो हम क्या करेंगे, अगर जैसे आप देखते हो रब करते हो अपने बॉडी को तो हीट आ जाता है ना, या फिर मान के चलो अगर जैसे वो वाला एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा कि स्केल को अगर अपने मुंडी के पीछे रख दोगे, ठीक है, और छोटे छोटे कागज का ऐसे टुकड़ा आप टेबल पे डाल दो और उस स्केल को आप अगर ऐसे रखोगे तो वो अट्रैक्ट करता है अपने टाइप। तो अब मान के चलो स्केल तो नॉर्मल स्टेट में नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही आपने रब किया तो क्या हुआ, इसमें ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो गया, मतलब कुछ चार्ज आपके बालों में आ गए, तो इसकी वजह से जो आपका स्केल है वो क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो जब भी कोई बॉडी चार्ज हो जाएगी तो वो क्या करेगी, उसके बाद आपको फिनोमेना पता ही है कि अगर ऑपोजिट चार्ज है तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, और अगर सिमिलर चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये कुछ इसके पीछे का मैकेनिज्म होता है चार्ज का। तो आपके बॉडी 3 टाइप में एग्जिस्ट करते हैं, इधर चार्ज या फिर पार्शियली चार्ज या फिर न्यूट्रल स्टेट। तो मोस्टली जो बॉडी होते हैं स्टेबल स्टेट में वो आपके न्यूट्रल स्टेट में होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं कोई भी एटम में वो बैलेंस्ड होते हैं अनटिल अनलेस अगर हम उनको ट्रांसफर ना कराएं, और ट्रांसफर कराने के लिए हमें कोई अलग से फोर्स चाहिए होती है, उन्हीं को हम एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं। तो ये चीज आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया। अब आते हैं वापस से अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले आप देखते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कोई भी दो चार्ज अगर एग्जिस्ट कर रहा है आपके नेचर में तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, ठीक है, क्योंकि जो आपके चार्ज है वो इधर दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, अगर दोनों ऑपोजिट चार्ज होंगे तो, या फिर एक दूसरे को रिपेल करेंगे अगर दोनों आपके सिमिलर चार्ज होंगे। तो जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या फिर नेगेटिव नेगेटिव होगा तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन वही अगर पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो वो जो फोर्स है ना, जो बीच में फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, जो आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसी को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी जमीन पे हो, ठीक है, तो आप पे कौन सा फोर्स लग रहा है, अर्थ के द्वारा कौन सा फोर्स लगाया जा रहा है, वो क्या आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, राइट। तो वैसे कोई भी दो चार्ज बॉडी है उनके बीच में हमेशा कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वही दे रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी रिपल्सिव बिटवीन 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव चार्जेस और अट्रैक्टिव बिटवीन अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव चार्ज, राइट। अब आता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो मान के चलो एक आपका फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस होगा। अब फॉर एग्जांपल जैसे ये चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ही ले लो, जैसे ये चार्ज है तो इसका मान के चलो ये कहां तक इसका इंपैक्ट है। अगर मान के चलो ये नेगेटिव चार्ज है तो अगर मान के चलो इसको मैं 100 किलोमीटर दूर पे रखा तो कोई इंपैक्ट करेगा क्या ये पॉजिटिव चार्ज? नहीं करेगा, ठीक है। तो मतलब एक आपको मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। तो जहां तक इस पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस है, मान के चलो आप यहां तक इसका इन्फ्लुएंस है, तो जैसे ही इसके फील्ड में हम लाते हैं नेगेटिव चार्ज को, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। उसी को हम बोल रहे हैं, जहां तक जिस फील्ड तक इन्फ्लुएंस है इस पॉजिटिव चार्ज का, उसको बोल रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। अब समझ आया कॉन्सेप्ट? बेसिक डिफरेंस होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन लोगों को समझने में दिक्कत आती है ना, अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये सब चीजें। तो फील्ड हम किसको कह रहे हैं कि जितना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है किसी चार्ज का, उसको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं। अब इस फील्ड में ना जो आपका चार्ज है कुछ प्रॉपर्टीज शो करते हैं, वो प्रॉपर्टीज यहां पे मेंशन है, डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछ देते हैं वन लाइनर के फॉर्म में। तो देखो क्या क्या है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर क्रिएटेड बाय वोल्टेज और द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का होना जरूरी है या फिर कोई एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज क्या है, वोल्ट क्या है, ये सब हम आगे देखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वोल्टेज बोलते हैं, तो ये सब आगे देखेंगे हम। फिर मेजर्ड इन वोल्ट्स पर मीटर, ये इसका यूनिट है, आप देख सकते हो। फिर लाइंस ऑलवेज पॉइंट अवे फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स अ नेगेटिव पॉइंट। तो अभी मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, ये देखो, ये जो डायग्राम है इसमें दिख रहा होगा कि जो आपका डायरेक्शन होता है जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो कहां से कहां होता है, जैसे पॉजिटिव से आपके निकलता है और नेगेटिव के अंदर जाता है, ठीक है। तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव एंड
टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये डायरेक्शन कैसे, ये हमें कैसे पता लगा? बाय एक्सपेरिमेंट। तो जो साइंटिस्ट हैं एक्सपेरिमेंट किए तो उनको पता लगा कि जो आपका चार्ज है, ठीक है, वो किस टाइप का आपका लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो करता है, ये इस टाइप का फॉर्म होता है, ठीक है। ये क्लोज लूप नहीं होते हैं। इनका एक प्रॉपर्टी है, देखो यहाँ पे मेंशन भी है कि दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। क्लोज लूप्स का मतलब क्या होता है? देखो आपको ये लग रहा होगा वैसे क्लोज लूप, लेकिन ये क्लोज लूप नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो अगर चार्ज मान के चलो यहां से निकल रहा है, राइट, और यहां पे आ रहा है, अब मान के चलो चार्ज वापस से यहां पे जाता, तब जाके एक क्लोज लूप बनता। लेकिन आप देख रहे हो कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इधर से तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, ठीक है, और इधर भी पॉजिटिव से आपके नेगेटिव जाएंगे। हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव आपका जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा वो फ्लो करेगा, राइट। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना कि जो आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हमेशा ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये चीज समझ आया? तो यहां पे देखो क्लोज लूप कहां फॉर्म हो रहा है, यहां पे पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे जा रहे हैं हम, और फिर यहां से ऐसे चले जा रहे हैं। तो ये आपका क्लोज लूप फॉर्म नहीं हुआ। क्लोज लूप कब फॉर्म होता? अगर मान के चलो हम यहां से यहां ऐसे जा रहे होते इस डायरेक्शन में, और फिर यहां से यहां इस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, तो ये आपका क्लोज लूप फॉर्म करता है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में आपको देखने को मिलता है। लेकिन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में ये क्लोज लूप देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज ध्यान आया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपके डायरेक्ट स्टेटमेंट में करके पूछ देंगे कि इलेक्ट्रिक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। तो उसमें से एक स्टेटमेंट ये भी दे देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म्ड क्लोज लूप। तो आपका वही वाला गलत स्टेटमेंट होगा। समझ आ रहा है कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है बीपीएससी? आगे आप पीवाईक्यू में आपको दिखाऊंगा तो आपको आइडिया भी लगेगा, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी याद कर लेना, थंब रूल बना लेना। फिर देखो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ आप समझो। हमेशा ना समझ के पढ़ो, कॉन्सेप्चुअली पढ़ो। ऐसे मैं आपको ऊपर ऊपर बता दूंगा, आप ऊपर देखो। जो साइंस बैकग्राउंड के है ना उनके लिए तो ये बहुत इजी होगा। और दूसरी चीज, जो 12th में भी साइंस से लेके पढ़े होंगे तो उनको पता है कि ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा हूँ। इससे बहुत डिटेल में आप फैराडेज लॉ वगैरह यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अलग अलग थ्योरी, अलग अलग फॉर्मूला पढ़ते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का अलग अलग फॉर्मूला पढ़ते हो, नाफडे वगैरह, राइट, ये सब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप अननेसेसरी कंफ्यूज करोगे और बीपीएससी में आपकी उतनी रिक्वायरमेंट में नहीं है। आपको बस यहाँ पे टू दी पॉइंट जो पूछ रखा है पीवाईक्यू में, जो थीम्स है उसके बेसिस पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो जो नॉन साइंस के बैकग्राउंड के स्टूडेंट है उनको हो सकता है इसमें भी प्रॉब्लम आ रही हो, इसलिए आप ध्यान से समझो, समझ के पढ़ो। अदरवाइज क्या होगा कि आपको रटना पड़ेगा, राइट। अब ये रट लोगे और एग्जाम में मान के चलो थोड़ा सा स्टेटमेंट घुमाएंगे तो आप गलत कर दोगे। तो ये इस लाइन का मतलब समझो कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ऐसा क्यों नहीं करते हैं? तो देखो यहां पे आपको दिख रहा है कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है कि एक लाइन मान को यहां से जा रहा है, एक लाइन ऐसे जाता, ठीक है, तो ये इंटरसेक्ट हुआ। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अगर मान के चलो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो उस पॉइंट पे आपके दो डायरेक्शन हो जाएंगे, राइट। यहां पे अगर आपके दो डायरेक्शन हो जाएंगे वो तो आपका पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसके सिंगल पॉइंट पे हमेशा एक ही डायरेक्शन होगा, ये रूल होता है। तो अगर मान के चलो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर एक इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो सिमिलर पॉइंट पे आपके दो डायरेक्शन फॉर्म हो रहे हैं ना, एक इस फील्ड लाइन का फॉर्म हो रहा है और एक इस फील्ड लाइन का फॉर्म हो रहा है, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, पर जो है जो इलेक्ट्रिक करंट थ्योरी है, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्यों आपके दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको याद हो गया ना, कॉन्सेप्ट आपने पीछे समझ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और सिमिलर आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ भी होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कभी आपके इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। करते मैंने बता दिया कि अगर करेंगे तो वहां पे दो डायरेक्शन होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। देखो तो ये सब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ लिया। अब इन सारे प्रॉपर्टीज को जब ये डॉक्यूमेंट में आपको शेयर करूंगा ना तो आपको अच्छे से देख लेना है, यहां से आपके स्टेटमेंट फ्रेम होते हैं, इसलिए मैंने दिया है। बाकी डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझा ही दिया, ये डायग्राम से भी आपको डायरेक्ट समझ आ जाएगा, राइट। बाकी इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला आप ऐसे जनरली देख सकते हो, K Q1 Q2 अपॉन R² होता है। तो कितना आपका इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब क्या हो गया कि मान के चलो कोई आपका चार्ज अगर उस किसी पर्टिकुलर चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा है तो उस पर कुछ फोर्स लग रहा है ना, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल रहे थे। तो वो फोर्स का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा? तो वो फोर्स का स्ट्रेंथ इस पे डिपेंड करेगा कि आपका चार्ज कितना है। तो चार्ज ये दोनों ये ठीक है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मान के चलो आपका चार्ज ज्यादा है, आपका फोर्स ज्यादा होगा, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज टू बॉडीज। और दूसरा है कि डिस्टेंस, अगर मान के चलो आपका जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। ये R2 लिख दिया था, R², राइट। तो मतलब मान के चलो यहां पे है एक चार्ज
और दूसरा चार्ज मान के चलो 10 मीटर पे है, तो उस पर जो फोर्स है वो मान के चलो एक्स अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है। अब वो उसको मैंने 20 मीटर पे कर दिया, तो उसका इंपैक्ट कम होगा या ज्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है कम होगा। तो इधर रिलेशन क्या बन रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल बन रहा है, राइट। तो आपका जो फोर्स है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज। समझ आया? तो ये आपका एक एक्स्ट्रा है, आप लिख सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के जो है आपका कांस्टेंट है, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। बाकी बहुत डिटेल में नहीं जाना है। अब आओ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो देखो सिंपल सा फेनोमेना है, आपके जो भी एटम्स होता है उसमें आपको पता है, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है तो उसमें जो आपके न्यूक्लियस होता है उसमें आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, राइट। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो किसी भी एटम में या किसी भी मटेरियल में आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट की जब भी हम बात करते हैं ना, तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हालांकि वैसे हम फ्लो ऑफ चार्ज भी यूज करेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर आप देखते हो कि इलेक्ट्रिक करंट हम किसको बोलते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो जब आपके इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे, जब आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तब आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। डायरेक्शन मैंने बता दिया। इलेक्ट्रिक अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो नेगेटिव होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है। चार्ज की वैल्यू मैंने आपको बता दिया था लास्ट लेक्चर में कि याद कर लेना क्या होता है उनकी चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये सब आपको याद रहना चाहिए। वॉल्यूम मास क्या होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो ये सब चार्ज की वैल्यू, प्रोटॉन की चार्ज की वैल्यू भी यही होता है, बस पॉजिटिव में होता है। तो ये सब आपको याद कर लेना है, आपके काम आएगा, डायरेक्ट पूछ लेते हैं। बाकी मैं केमिस्ट्री कराऊंगा तो वहां पे और आपको डिटेल में कराऊंगा, ठीक है। ये सब आपका आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जो केमिस्ट्री का चैप्टर है। हाँ, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट देख रहे थे। तो इलेक्ट्रिक करंट में हमने ये देखा कि जब भी इलेक्ट्रॉन आपके फ्लो करेगा तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके करंट फ्लो करेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि जब भी आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। इतना चीज समझ आया? क्लियर हुआ? तो वही दे रखा है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की जगह इलेक्ट्रॉन्स भी लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कंडक्टर क्या होता है आगे मैं बताता हूं। फिर देखो, द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कंसिडर्ड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो मतलब अगर मान के चलो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो जो आपका इलेक्ट्रिक करंट का हम डायरेक्शन लेते हैं वो इस डायरेक्शन में लेते हैं। ये चीज ध्यान रखना। क्यों लेते हैं? एक कन्वेंशन है, बहुत ठोस लॉजिक नहीं है, बस एक कन्वेंशन है। अब देखो, दस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। और इसका एसआई यूनिट याद कर लेना। करंट का क्या एसआई यूनिट होता है? एम्पियर। तो ये आपके एक क्या है? फंडामेंटल यूनिट भी है, याद करो। ऐसे आपको पीछे का रिलेट करना है। जो सबसे फर्स्ट लेक्चर था यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसमें मैंने आपको बताया था 7 फंडामेंटल यूनिट्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे, जिसमें से एक फंडामेंटल यूनिट आपका करंट है। तो करंट का कभी भी फॉर्मूला है तो आप क्या लिखोगे? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। मतलब आपका कितना चार्ज फ्लो कर रहा है इन पर यूनिट टाइम। तो इसका यूनिट होता है आपका कूलम, इसका यूनिट होता है सेकेंड, ठीक है। तो कूलम पर सेकेंड भी लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट लिख लो एम्पियर। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे देखो ये मेंशन भी है। फिर देखो, द चार्ज ऑफ पार्टिकल इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चीज वैल्यू याद कर लेना एकदम से, जो मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। बाकी डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर हो जाएगा। अगर मान के चलो यहाँ पे थोड़ा कम भी विजिबल है आपको, तो ये सेम डॉक्यूमेंट आपको शेयर किया जाएगा पीसीएस विद नीलेश टेलीग्राम चैनल पे। वहां से जाके डाउनलोड कर लेना और रिवाइज कर लेना। मल्टीपल रिविजन बहुत नेसेसरी है। साथ के साथ जो हिंदी माध्यम वाले देख रहे होंगे उनके लिए आपका यहाँ पे ट्रांसलेशन दे रखा है, आप साथ के साथ पढ़ते जाओ, रिलेट करते जाओ, ठीक है। देखो यही आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है आपका काम आसान करने के लिए। तो जब आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर किया जाएगा तो आप इसको देख के इजिली याद कर सकते हो, ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आपके दो टाइप के इलेक्ट्रिक करंट होते हैं, एक होते हैं आपके डायरेक्ट करंट, एक होते हैं आपके अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट आपके कैसे दिखते हैं? ये देखो, ये रहे, राइट। तो ये साइनोसॉइडल वेव के फॉर्म में। तो अल्टरनेटिंग करंट ना हमेशा जब आपको अगर का ट्रांसमिशन करना, अगर आपको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक, तो आप एसी का यूज करते हो। डीसी में उतनी पावर नहीं होती कि उतना लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर पाए, राइट। तो हमेशा अगर मान के चलो ट्रांसमिशन के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? करंट, एसी यूज करते हैं। लेकिन जो आपके घर पे बिजली आ रहा होता है वो इन द फॉर्म ऑफ डीसी आ रहा होता है। मान के चलो एक पावर ग्रिड है, वहां से जब हमने इलेक्ट्रिक करंट भेजा तो एसी के फॉर्म में भेजा, और उसके बाद जैसे ही आपके घर में आया वो, तो उसको हमने डीसी में कन्वर्ट करके जो भी आपके डिवाइस है
उसमें हम सप्लाई कर रहे हैं। तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब कैसे करते हैं हम, किसके हेल्प से करते हैं एसी को, एसी का मतलब वोल्टेज बढ़ाना घटाना, तो वो ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, आपको पता ही होता है, सुनते भी हो, ट्रांसफार्मर के थ्रू आपके जो वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करते हैं। ये चीज़ सब पता होगा, बेसिक जनरल लाइफ में ही आप ऑब्जर्व करते होगे। तो यहाँ पे दे रखा है आपका डायरेक्ट करंट, देखो ऐसे सीधा है, और अल्टरनेटिंग करंट आपके साइनोसॉइडल वेव के फॉर्म में है, ठीक है, और ये लार्ज डिस्टेंस के ट्रैवल में काम आता है। तो देखो अल्टरनेटिंग करंट रिवर्स डायरेक्शन मेनी टाइम्स अ सेकेंड, मतलब ये आपके अपना डायरेक्शन रिवर्स भी कर सकता है। एडवांटेज क्या है, कैन बी ट्रांसमिटेड लॉन्ग डिस्टेंसेस विथ मिनिमल एनर्जी लॉस, ठीक है। तो इसीलिए हम अगर हमें ट्रांसमिशन करना होता है तो हम एसी का यूज़ कर रहे होते हैं। और डायरेक्ट करंट में फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली, और इसमें ये किस में यूज़ होता है, आपके बैटरी वगैरह में यूज़ होता है। तो ये बेसिक आप एग्जाम्पल याद रख लेना, बहुत डिटेल में जाने की नीड नहीं है, आपके बीपीएससी में इतना मोर देन इनफ है। आगे देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो ये कौन सा फोर्स है, तो जो भी फोर्स आपके कोई डिवाइसेस जनरेट कर रहे हैं उनको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, राइट। जैसे आपके सेल से कुछ आपके एनर्जी जनरेट हो रहा है, कुछ जनरेटर से जनरेट हो रहा है, कुछ मोटर से जनरेट हो रहा है, तो उन सारे फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो सिंपल है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और प्रेशर डेवलप्ड बाय सोर्सेस लाइक अ बैटरी और जनरेटर इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बाकी और ज़्यादा ये सिंपल है। आगे देखते हैं वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या होता है, देखो अब कंफ्यूज मत करना, वोल्टेज हम किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बोलते हैं, और उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों अलग है, यूनिट दोनों का सिमिलर है लेकिन कॉन्सेप्ट आपके अलग है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो नाम से आपको नाम से पता लग रहा होगा हम यहाँ पे पोटेंशियल की बात करें, किसकी पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो सिंपल है कि हमें कितना वर्क डन करना पड़ रहा है किसी चार्ज को एक पॉइंट पे लाने के लिए, उसको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज टू अ पॉइंट। अब हम कौन सा रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, इनफाइनाइट लेते हैं हम जनरल केस में, ठीक है। इसका डेरिवेशन वगैरह आप 12th में देखते हो, लेकिन ये सब आपके इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बस ये जानना है कि अगर किसी चार्ज को हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाना है तो हमें कितनी वर्क डन करनी पड़ रही है, कितना पोटेंशियल हमें यूज करना पड़ रहा है, उसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपल आप फॉर्मूला से याद रखना इसको, V इज इक्वल टू W/Q, ठीक है। और इसका जो यूनिट होता है उसको हम वोल्ट कंसिडर करते हैं। और अगर इसके फॉर्म में कंसिडर करना है तो वर्क डन का आपको पता है जूल होता है और क्यू का कूलम होता है, तो जूल पर कूलम भी आप लिख सकते हो, समझ आया। तो वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हाँ, तो ये चीज जो इंपॉर्टेंट है, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए, ठीक है। किसी चार्ज को आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोल रहे हैं, मान के चलो अगर हम दो जगह का पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल रहे हैं, मान के चलो फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर चार्ज है, इसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये पर्टिकुलर चार्ज है, इसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो इसकी कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी, मान के चलो इसमें किसी चार्ज को लाने में थोड़ा सा ज़्यादा वर्क डन करना पड़ रहा है, इसमें किसी चार्ज को लाने में थोड़ा कम वर्क डन करना पड़ रहा है, तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ, कम हुआ। अब इन दोनों का अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल लेंगे, उसी को हम क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल है, समझ आ गया। तो सिंपल वही लिखा है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। और अगर और सिंप्लीफाई में समझना चाहते हो तो सिंपल है कि अगर एक के इलेक्ट्रिक फील्ड से दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई अगर चार्ज को आप मूव करा रहे हो, थर्ड चार्ज को मूव करा रहे हो, तो उसमें कुछ वर्क डन लग रहा होगा, उसी को हम बोल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, मैं समझ रहा हूं, सिंपल सा है, ये समझ लो। वर्क रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मैं थोड़ा आपको टेक्निकल समझा रहा था, बट अगर आप सिंपल लैंग्वेज में लेमैन टर्म में समझना चाहते हो तो किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, उसको हम बोल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। सुनने में सिमिलर लग रहा है, लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम बोल रहे थे कि किसी आपके इनफाइनाइट पॉइंट से किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में आने के लिए किसी चार्ज को कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, और इधर हम बोल रहे हैं कि किसी एक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी थर्ड चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है। समझ आ रहा है ये दोनों डिफरेंस। तो नहीं भी समझ आएगा तो बहुत ज़्यादा टेंशन मत लेना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप दोनों को इंटरचेंजेबली बहुत जगह यूज़ कर रहे होते हो, क्योंकि दोनों का ऐसा यूनिट भी आपका क्या है, सेम है, वोल्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। अब आगे देखते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस सिंपल है कि मान के चलो आपके इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे कर रहा है, आपके इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से। तो जो आपके इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट है, अगर मान के चलो उसका जो पाथ है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, उसी को हम बोल रहे हैं रेजिस्टेंस। तो फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन है, मैं इलेक्ट्रॉन हूँ, ठीक है, मैं फ्लो कर रहा हूँ और सामने कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आया, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो में क्या आएगा, दिक्कत आएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो में अगर आपके ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा तो इलेक्ट्रिक करंट आपके क्या होंगे, कम फ्लो होंगे। तो बहुत सारे आपके मटेरियल होते हैं जिसमें आपके इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से पास नहीं हो पाते, तो उसका मतलब क्या होता है कि आपका रेजिस्टेंस उस मटेरियल का बहुत हाई होता है। समझ आ रहा है। तो रिलेशन कैसा बन रहा है कि जो आपका रेजिस्टेंस है
ठीक है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। समझ आ रहा है? तो मतलब अगर आपका डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, कम होगा। ऑब्वियस सी बात है ना, कॉमन सेंस है कि अगर किसी मान के चलो मटेरियल में आपका रेजिस्टेंस मैंने ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा डाल दिया तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट कम फ्लो करेगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल इस तरीके से समझो, राइट। तो सिंपल ओम्स लॉ ने भी यही बोला था कि अगर किसी बॉडी का अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो उसकी इलेक्ट्रिक करंट भी उसमें ज़्यादा फ्लो करेगी। तो उनका कहना था एज पर ओम्स लॉ, यहाँ पे लिखा है कि अगर किसी बॉडी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब V ज़्यादा है तो उस बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट भी ज़्यादा फ्लो करेगा। तो किसी में शक्ति अगर ज़्यादा है, ठीक है, किसी बॉडी की अगर आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा वर्क डन कर सकते हैं हम, है ना, ज़्यादा एनर्जी है उसमें टू मूव द इलेक्ट्रिक चार्ज, और आपके इलेक्ट्रिक चार्ज जब ज़्यादा मूव करेंगे तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। तो ये रिलेशन फाइंड किया था ओम साहब ने, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो आपके करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, और यही प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो आपका रेजिस्टेंस आता है IR। तो V इज इक्वल टू IR, ये फॉर्मूला हो जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। और बाकी रेजिस्टेंस का आपका मैं बता रहा था SI यूनिट, ये क्या होता है, ओम होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो ऑब्जर्वेशन किसने किया, ओम साहब ने किया था। तो दोनों को मैंने रिलेट क्यों करा दिया, रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ को, क्योंकि आपस में रिलेटेड है, ठीक। तो ये रिलेशन सिंपल याद रखना कि जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक करंट के। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक करंट आपका ज़्यादा फ्लो करेगा। लेकिन जो रेजिस्टेंस है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, मतलब अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा किसी मटेरियल का तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी। तो आप खुद लॉजिक से बताओ कि किस मटेरियल का आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। सुने भी होगे इंसुलेटर्स, ठीक है, उन्हीं को हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। जिन बॉडी से आपकी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो पाती है उनको हम बोलते हैं कि इनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। समझ आ रहा है? अब इजी हो गया होगा आपको समझने के लिए। फिर देखो क्या क्या फैक्टर आपके इफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो किसी मटेरियल में क्या क्या फैक्टर है जो रोल प्ले कर रहे हैं। तो सबसे पहले मान के चलो, ये कॉमन सेंस है, इसको आपको रटने की भी जरूरत नहीं है। मान के चलो एक पाइप है, ठीक है, हाइपोथेटिकल कोई मेटल पाइप है, तो उसका मान के चलो मैंने अगर लेंथ बढ़ा दिया, तो लेंथ बढ़ा दिया तो जो ऑब्स्ट्रक्शन होगा वो बढ़ेगा या घटेगा, खुद लॉजिक लगाओ। अब मान के चलो पहले इलेक्ट्रॉन को इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा था, अब मैंने उसको बढ़ा दिया उसका लेंथ, तो अब इलेक्ट्रॉन को इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है। दैट मीन्स कि उसके लिए रेजिस्टेंस जो हो गई वो बढ़ गई। ऑब्वियसली बात है ना, जितना ज़्यादा दूर अगर कोई ट्रैवल करेगा उतना ज़्यादा एनर्जी लॉस, तो रेजिस्टेंस आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो ये रिलेशन बना, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ मटेरियल। दूसरा, अगर मान के चलो उस मटेरियल का मैंने एरिया बढ़ा दिया, तो अगर किसी चीज का अगर हम एरिया बढ़ा देते हैं तो अब इलेक्ट्रॉन के लिए आसानी से वो फ्लो कर सकता है ना। फॉर एग्जांपल मान के चलो एक गुफा है, ठीक है, तो एक छोटा सा गुफा है, उसमें अगर 4 लोग जाएंगे तो उनको दिक्कत होगा, है ना, आपस में ऐसे टकरा के जाना पड़ेगा। लेकिन वही मैंने गुफा का साइज बड़ा कर दिया तो अब 4 लोग आराम से फ्लो कर, आराम से आपके जा सकते हैं। सिमिलर मैनर में अगर मान के चलो कोई मटेरियल का आपका थिकनेस कम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन के साथ फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, उनको थोड़ा फ्लो होने में दिक्कत हो रही है। लेकिन अगर मैंने उसका एरिया बढ़ा दिया, एरिया साइज बढ़ा दिया, तो अब इलेक्ट्रॉन उसमें से स्मूथली पास हो सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन अगर स्मूथली पास हो रहे हैं दैट मीन्स क्या है, आपका रेजिस्टेंस आपने कम कर दिया। तो जो आपका एरिया है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, मतलब अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप रिलेशन बना सकते हो, L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो ये क्या आता है आपका, R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन में A, और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो R इज इक्वल टू रो, ये आ जाता है आपका रो L बाई A, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। तो ये जो आपको साइन दिख रहा है ना, ये रो, इसको हम रो बोलते हैं, ठीक है। ये सारे आपके सिंबल्स होते हैं, फिजिक्स में आपको पता ही है कई सारे हम सिंबल्स यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे वेवलेंथ के लिए लैम्डा यूज़ कर रहे होते हैं, फ्रीक्वेंसी के लिए न्यू यूज़ कर रहे होते हैं, वैसे ही इसके लिए हम रो यूज़ कर रहे होते हैं रेजिस्टिविटी के लिए। तो ये रेजिस्टिविटी ध्यान रखना, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस इज 2 डिफरेंट थिंग, ये दोनों को कभी भी आपस में कंफ्यूज मत करना। और इसका रो का जो आपका यूनिट होता है ये याद कर लेना, डायरेक्टली पूछा हुआ है आपके बीपीएससी में, मैं आपको जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगा तो वहाँ पर आपको आइडिया लग जाएगा। तो जो आपका रो का जो SI यूनिट है ये क्या है, ओम मीटर, ठीक। क्यों ओम मीटर है, देख लो, सिंपल सी बात है, ये रहा रेजिस्टेंस ओम, लेंथ का क्या है आपका मीटर, एरिया का क्या है मीटर स्क्वायर, ये एम से एम कटा, ये मीटर इधर गया तो ये क्या बन गया, ओम मीटर। समझ आया? चीजें आपको ऐसी याद रखनी है, आपका काम हो जाएगा। तो ओम्स लॉ मैंने बताई दिया आपको। अब इसमें से मेरे को बताना था क्वेश्चन किस टाइप के पूछते हैं। तो क्वेश्चन आपका ऐसे फ्रेम हो सकता है, मैं इरेज कर देता हूं। इसमें क्वेश्चन कैसे फ्रेम करते हैं कि बोलेंगे कि अगर किसी मटेरियल का हमने रेडियस 2 टाइम्स बढ़ा दिया,
ठीक है। मान के चलो आपका एक सिलेंड्रिकल वायर है, उसका हमने एरिया रेडियस 2 टाइम्स बढ़ा दिया, तो जो आपका न्यू रेजिस्टेंस होगा वो ओरिजिनल रेजिस्टेंस के कितने टाइम्स होगा। समझ आया क्वेश्चन। तो फॉर एग्जांपल आपका सिलेंड्रिकल वायर है, ठीक है, इसका हमने एरिया 2 टाइम्स बढ़ा दिया, 2 × तो अब आपका जो न्यू रेजिस्टेंस होगा, मान के चलो R डैश, वो न्यू ओरिजिनल R के कितना होगा। तो ये सिंपल है, इस फॉर्मूला में आप लगाओगे तो ये आपका R था, ठीक है, R इज इक्वल टू रो एज इट इज था, लेंथ एज इट इज रखा हमने। अच्छा, एरिया क्या होता है आपका, जो सिलेंड्रिकल वायर का एरिया क्या होता है, πr² कंसिडर करेंगे, राइट, क्योंकि जो ओपनिंग होता है वो तो आपका सर्कल होता है ना, तो πr²। तो रेडियस हमने 2 टाइम्स बढ़ाया, तो आपका जो एरिया हो गया वो कितना टाइम बढ़ गया, 4 टाइम ना, क्योंकि रेडियस 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, तो ये क्या हो गया आपका 1/4। तो ये 1/4 को हम कॉमन निकाल लेंगे और बाकी ये एज इट इज रहेगा, तो L/A। तो इसको हम फिर R लिख सकते हैं, तो जो आपका न्यू रेजिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा R/4। तो ऐसे ऑप्शन में दे देंगे आपको, तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, R/4 ऑप्शन में दिया रहेगा, ठीक है, 4R दिया रहेगा, तो आप कंफ्यूज कर जाओगे, तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ता है। तो मैंने आपको टाइप बता दिया किस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। वैसे एरिया रेडियस की जगह बोल देंगे कि लेंथ हमने 3 टाइम इंक्रीज कर दिया, तो लेंथ अगर 3 टाइम इंक्रीज किया तो ये सिंपल है कि जो न्यू रेजिस्टेंस होगा आपका 3 टाइम ओरिजिनल रेजिस्टेंस के होगा। समझ आ रहा है चीजें। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो मान के चलो कोई भी आपका सर्किट है, तो कोई भी करंट फ्लो करने के लिए आपको क्लोज सर्किट जरूरत है, ओपन सर्किट में आपका करंट फ्लो नहीं कर सकता है। तो क्लोज सर्किट का मतलब कि आपका जो सर्किट है वो पर्टिकुलर एक आपके सोर्स से जुड़ा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका सर्किट है, ये आपके एक वोल्टेज सोर्स से जुड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तभी इसमें करंट फ्लो करेगी, राइट। अब इसमें मान के चलो किसी सर्किट में आपके रेजिस्टेंस जो है, हर एक डिवाइस का ना एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो मान के चलो आपके 2 से जो अगर ज्यादा डिवाइसेस कनेक्टेड है सेम सर्किट में, तो उनके रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन क्या होगा, मतलब उनका रेजिस्टेंस आपके कैसे ऐड होगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो ये था आपका, ये सेम सर्किट है, पे मान के चलो मैंने 2 बल्ब लगा दिया, बल्ब है, वोल्टेज है, यहाँ से आपका करंट फ्लो कर रहा है और ये दोनों जल गए। इसका रेजिस्टेंस मान के चलो 3 ओम है और इसका 2 ओम है, तो ओवरऑल जो सर्किट का रेजिस्टेंस होगा ये 3 ओम तो होगा नहीं, ये क्या होगा, दोनों के हम रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे। अब ऐड कैसे करना है ये डिपेंड करता है कि आपका कॉम्बिनेशन कैसा है। तो अगर आपका सीरीज में है कॉम्बिनेशन तो आप डायरेक्ट ऐड कर दो, 3 + 2 5 ओम। लेकिन अगर आपका पैरेलल में है कॉम्बिनेशन, अब सीरीज और पैरेलल में क्या डिफरेंस है ये भी समझ लो। तो देखो अगर मान के चलो अगर आपका सर्किट सेम के चलो देखो सीरीज में क्या है कि अगर ये देखो मैं आपको डायग्राम समझा देता हूँ। ये तो अगर आपका इसको जोड़ देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, तो अगर आपका जो सर्किट है उसमें करंट सिमिलर करंट पास हो रहा है 2 डिवाइस से, तो उसको हम बोलेंगे सीरीज। जो आपके 2 डिवाइस है वो सीरीज में लगे हुए हैं। लेकिन अगर मान के चलो 2 डिवाइस में से अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहे हैं तो उनको हम बोलेंगे पैरेलल। अब नहीं समझ आएगा मुझे पता है, मैं आपको और थोड़ा इजी लैंग्वेज में कर देता हूँ, क्योंकि देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना एज अज्यूम करके कि आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हो। जो साइंस बैकग्राउंड होंगे उनको लग रहा होगा कि क्या सर बच्चों वाली चीज़ें पढ़ा रहे हैं आप, लेकिन जो नॉन साइंस बैकग्राउंड उनका इमोशन मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए मुझे लग रहा है कि आप लोगों को नहीं समझ आया होगा, तो मैं आपको थोड़ा और सिंप्लीफाई कराता हूँ, ठीक है। फिर फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो कैसे पहचानना होता है आपके सीरीज और पैरेलल को। तो मान के चलो सिंपल सर्किट है ये, यहाँ पे मैंने बताया ये डिवाइस ए है, डिवाइस बी है नेगेटिव। अब यहां से कोई करंट फ्लो कर रहा है आई, तो सेम करंट यहां से भी फ्लो करेगा, सेम करंट यहां से भी फ्लो करेगा। इतना समझ आया? तो इसको हम क्या बोल देंगे, सीरीज बोलेंगे, अगर दोनों डिवाइस से सेम करंट फ्लो कर रहा है तो। अब सिमिलर डिवाइस को हम थोड़ा सा अरेंजमेंट इसका चेंज कर देते हैं। अब मान के चलो ये डिवाइस है, मैंने एक बल्ब यहां लगा दिया, बल्ब यहां लगा दिया, और ये आपका सर्किट, यहां पे आपका वोल्टेज का सोर्स, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब यहां से जब आपका करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आई था, लेकिन अब यहाँ पे आपका करंट क्या हो रहा है, स्प्लिट हो जा रहा है। तो यहाँ पे मान के चलो I1 गया, यहाँ पे आपके I2 गया। तो समझ आ रहा है आपके अब 2 डिवाइस में अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है। पहले इस केस में आपके दोनों में आई जा रहा था, लेकिन इस केस में आपका करंट क्या हो रहा है, स्प्लिट हो जा रहा है ना आपके, क्योंकि यहाँ पे स्प्लिट पॉइंट है। तो यहाँ पे मान के चलो I1 अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, यहाँ पे I2 अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है। तो इस टाइप के जो आपके कॉम्बिनेशन होते हैं इसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो जब भी आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके डिवाइसेस कनेक्टेड रहेंगे या रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहेंगे, जिनको हम रजिस्टर बोलते हैं, रजिस्टर, ये सब रजिस्टर है आपके। अगर मान के चलो आपके सीरीज में रजिस्टर कनेक्टेड है तो आपका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल R1 + R2 + R3, सिंपल जैसे ऐड करते हो आप। लेकिन अगर पैरेलल में अगर कनेक्टेड रहेगा तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/R = जितने भी आपके रजिस्टर जुड़े हुए, मान के चलो 3 रजिस्टर जुड़े हुए हैं, तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3।
तो इन तीनों को ऐड करोगे एलसीएम लेके, उसके बाद फिर ऊपर आप पलटना भूलना मत, ठीक है। तो ये जब मान के चलो इन तीनों को मैंने कंबाइन किया तो ये क्या हो गया आपका R1 R2 R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये किसकी वैल्यू आई आपकी 1/R की वैल्यू आई। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी R1 R2 R3 अपॉन में R1 प्लस R2 प्लस R3, ये चीज। तो अगर आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो अलग से। अगर इन केस न्यूमेरिकल पूछ लेता आपके बीपीएससी तो आपको ये आपके काम आएगा सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो जो बच्चों का डाउट रहता है सर न्यूमेरिकल्स नहीं करा रहे, क्योंकि ज़्यादा पूछता ही नहीं है बीपीएससी, लेकिन इन केस अगर पूछ लेता है तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए। अदरवाइज बाकी अदर टीचर्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा टीचर फोकस नहीं करते आपके न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन पे। तो मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ कि अगर न्यूमेरिकल्स इन केस आ जाता है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो ये फॉर्मूला यूज़ करके। अब आगे देखते हैं। मैंने आपको सिर्फ अरेंजमेंट बता दिया, देखो यहाँ पे करंट आपके डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था तो ये आपका पैरेलल हो गया। अब देखो इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, नॉर्मल मतलब आपने पावर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है। आपको वर्क डन करने में कितना टाइम लग रहा है उसको हम बोल रहे हैं पावर। इलेक्ट्रिक करंट के टर्म में हम पावर किसको बोल रहे हैं, पोटेंशियल इनटू इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। कोई डिवाइस कितना एनर्जी कंज्यूम कर रही है। तो फॉर एग्जांपल जो बहुत पावरफुल होते हैं उनको एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हल्क जैसा आदमी हो तो उसकी डोज क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा अपने बॉडी को सस्टेन करने के लिए। वैसे ही अगर कोई छोटा सा आदमी है तो उसकी डाइट होती है वो कम होती है। ऐसा हमेशा नहीं होता, मैं एक बहुत जनरल बात कर रहा हूँ। बहुत बार आप देखते हो पतले दुबले आदमी भी बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उसकी बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन एक जनरल टर्म में आप देखो कि अगर बड़ी गाड़ी होगी, पावरफुल इंजन वाली गाड़ी होगी तो उसमें पेट्रोल ज़्यादा लगता है, उसको बोलते हैं ना हम ये ज़्यादा सीसी का है, राइट। वैसी अगर आपकी छोटी गाड़ी होगी तो उसमें जो आपके पेट्रोल जो एनर्जी कंजम्पशन होगा वो कम होगा। तो जो एनर्जी कंजम्पशन कोई आपके गाड़ी या कोई डिवाइस आपके कितना कर रहा है उसी को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो ये हो गया आपके इलेक्ट्रिक करंट के टर्म में पावर। और इसको मेजर कैसे करते हैं हम, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेना, P = VI। तो V क्या है आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और I क्या है आपका करंट, ठीक है। अगर फर्दर अगर आप इसको तोड़ोगे तो V को हम क्या लिखते हैं, V = IR होता है आपके, ठीक है। तो I × I क्या हो गया, I²R। तो P को आप I²R भी लिख सकते हो, या फिर I को तोड़ो V/R में तो P को हम लिख सकते हैं V²/R। तो देख रहे हो एक फॉर्मूला से आपके तीन फॉर्मूला बन गए। कैसे बन गए, हमने V = IR क्या ओम्स लॉ में पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। तो P = VI याद कर लेना, ओम्स लॉ वाला V = IR याद कर लेना, और बाकी मैंने रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन बताया ये सब याद कर लेना, और जो रेजिस्टेंस वाला बताया ρL/A, ये सब फॉर्मूला आप याद कर लोगे ना तो अगर न्यूमेरिकल्स भी पूछता है आपके बीपीएससी कल को तो आप आराम से सॉल्व कर ले जाओगे। समझ आ रहा है चीजें कैसे अप्रोच करनी है। अब देखो इलेक्ट्रिक पावर हो गया, अब इलेक्ट्रिक एनर्जी देखो। इलेक्ट्रिक एनर्जी हम किसको बोल रहे हैं, पावर इनटू टाइम, राइट। तो देखो पावर का फॉर्मूला हमें पता ही है, पावर = हम क्या लेते हैं, वर्क डन अपॉन में टाइम, वर्क डन = एनर्जी। तो एनर्जी = क्या हो गया, टाइम को इधर ले जाओ तो एनर्जी = पावर इनटू में टाइम, सिंपल। तो ये दे रखा है एनर्जी = पावर इनटू टाइम, और जो यूनिट होगा वो आपका वॉट ही होगा। पावर का एनर्जी क्या होता है, वॉट होता है, और ये ऑलरेडी हमने पीछे के लेक्चर्स में कवर कर लिया है। हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना, थोड़ा आप भी एक्टिव पार्टिसिपेशन करो, ठीक है। टाइम स्टैम्प लगाओ, ऑलरेडी मैंने ये सब बता दिया पीछे के लेक्चर्स में, तो आप मुझे बता देना, ठीक है। कि kWh = 1 यूनिट हम कंसिडर करते हैं, दैट्स इट। अब देखो इलेक्ट्रिक जनरेटर, नाम से पता लग रहा है कि कोई ऐसी डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिक जनरेट कर रही है उसको हम इलेक्ट्रिक जनरेटर बोल रहे हैं। तो गांव वाला सिर्फ इलेक्ट्रिक जनरेटर मत समझना, अब तो बड़े बड़े एडवांस इलेक्ट्रिक जनरेटर आ गए। तो गांव में पता है ना जनरेटर ऐसे ऑन करते डीजल वाला खट 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 करके शुरू हो जाता है, तो उससे क्या होता है आपकी बिजली प्रोड्यूस होती है, बिजली जनरेट होती है, उसी डिवाइस को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। और यहाँ पे तो बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में तो आपके डीजल जनरेटर भी आते हैं, राइट। तो देखो कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसे पूछेंगे कि जो आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो किस एनर्जी को किस फॉर्म में एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए हम मैकेनिकल एनर्जी लगा रहे हैं, ठीक है, और उससे हम कौन सा एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं, एनर्जिकल एनर्जी, राइट। इसके पीछे का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये आपके प्रिंसिपल भी पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक जनरेटर के पीछे कौन सा आपका प्रिंसिपल होता है, तो वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल आता है। बाकी आगे हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लेफ्ट हैंड रूल देखेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि कौन सा आपका मोटर पे अप्लाई होता है और कौन सा आपके जनरेटर पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो जनरली आप देखते हो कि जो इंड्यूस करंट वाला है वो आपके जनरेटर पे अप्लाई होता है, और जो आपके वाला है वो आपके मोटर पे जनरेट होता है, राइट। तो ट्रांसफार्मर आप देख लो,
ट्रांसफार्मर मैंने बता दिया, ट्रांसफार्मर का काम ही होता है वोल्टेज को अप और डाउन करना। तो डिवाइस टू इंक्रीज और डिक्रीज एसी वोल्टेज। तो आप देखते हो कि जब भी आपका ट्रांसमिशन होता है इलेक्ट्रिक करंट का, तो बीच बीच में बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं। ये सब क्या करते हैं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे आपके वोल्टेज बढ़ा देते हैं, और जहाँ पे कम करना है वहाँ पे आपके वोल्टेज कम कर देते हैं। क्योंकि आपके आप घर पे आ रहा है तो उतना वोल्टेज जहाँ जितना आपको सप्लाई किया जा रहा है उतना वोल्टेज तो आपके घर पर नहीं भेजा जा सकता है ना, तो इसलिए उसको कम करना भी ट्रांसफार्मर का काम है। पीछे के मैकेनिज्म बहुत डिटेल में नहीं करनी है, ना पूछने जा रहे हैं आपसे बीपीएससी, राइट। देखो आगे, बाकी इसमें टाइप्स लिखा हुआ है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जो कि लो से हाई वोल्टेज करता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपके हाई से लो वोल्टेज करता है। नाम से ही पता लग जाएगा, अप मतलब बढ़ाना, डाउन मतलब घटाना। फिर देखो इलेक्ट्रिक मोटर, तो इलेक्ट्रिक मोटर आपका क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। जनरेटर क्या कर रहा था, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है। तो कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, और ये कहाँ यूज़ होता है, आपके फैंस में, पंप्स में, वॉशिंग मशीन्स में और मिक्सर्स में। समझ आ रहा है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, इसलिए बहुत डिटेल में मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अब आगे देखते हैं। रन ऑन बोथ एसी एंड डीसी, जो आपका इलेक्ट्रिक मोटर होता है एसी और डीसी दोनों पे रन कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद कर लेना। फिर देखो डायनमो, डायनमो मैंने पीछे के लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर दिया है कि जो आपके मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको हम डायनमो बोलते हैं। डायनमो आप किसी भी डिवाइस में फिट कर सकते हो, किसी भी आपके, जैसे शू में भी डायनमो अगर आप फिट कर देते हो, और अगर आप कोई मैकेनिकल एनर्जी परफॉर्म करते हो तो उसमें उसको हम फिर एज अ इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब मैंने ऑलरेडी पीछे के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर दिया है। तो एन इलेक्ट्रिक जनरेटर प्रोड्यूसिंग डायरेक्ट करंट, उसी को हम डायनमो बोल रहे हैं। एंड इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यूज कम्यूटेटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जो भी आपके जहाँ पे भी जनरेटर आएगा वहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। फिर देखो फ्यूज वायर, तो फ्यूज वायर आपके घर पे भी लगा होता है। इसका काम क्या होता है जनरली, कि अगर मान के चलो इनकेस शॉर्ट सर्किट होता है तो आपके पूरे घर का वायरिंग खराब ना हो, सिर्फ आपका वो पर्टिकुलर जो फ्यूज है वही उड़े। इसीलिए जो फ्यूज वायर का ना जो मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं हम, बहुत आपके लो रखते हैं, ताकि थोड़ा सा भी आपके अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो आपके तुरंत वो उड़ जाए, पूरा आपका वहीं से कट कर दे। तो जो आपका मेन स्विच है उसी वहीं से कट कर दे वो लाइन, ठीक है, वो जल जाए, खत्म हो जाए, ताकि आपको फिर आपके बीच से कहीं घर के तार ना जले। नहीं तो अगर मान चलो कहीं बीच से उड़ गया आपके तार तो फिर बहुत मुश्किल होगा रिपेयर करने में। इसलिए आपके फ्यूज़ लगा दिया जाता है। तो फ्यूज़ लगाने से आपका क्या होता है कि कहीं कभी भी अगर इन केस आपके शॉर्ट सर्किट होता है तो आपका पहले सबसे पहले फ्यूज़ ही उड़ता है। तो डायरेक्ट आके अगर आप फ्यूज़ चेंज करोगे वापस आपकी बिजली आ जाती है। समझ आया। जनरल आप ऑब्जर्व भी करोगे ना अगर अपने आसपास की चीज़ें, तो फिजिक्स आप ऐसे ही सीख जाओगे। तो फ्यूज़ क्या होता है आपका, फ्यूज़ वायर इज मेड ऑफ मिक्स कंडक्टर। 63% इसमें टिन यूज़ करते हैं हम और 37% लेड यूज़ करते हैं। द वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट इज लो बट रेजिस्टिविटी इज वेरी हाई, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस भी बहुत हाई होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पूछ लेते हैं डायरेक्ट, ऐसे स्टेटमेंट दे देंगे कि फ्यूज वायर हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड लो रेजिस्टिविटी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। क्या है आपका, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टिविटी। स्टार मार्क कर लेना, याद कर लेना। फिर देखो द फ्यूज वायर इज प्लेस्ड इन द सीरीज टू प्रोटेक्ट द मेन लाइन, और इसको हम सीरीज में जनरली लगाते हैं। तो ये जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं ना, ये सारे पीवाईक्यू से ही इंस्पायर्ड है। तो ये सारे स्टेटमेंट आप छोड़ना मत। जब आपके डॉक्यूमेंट शेयर हो जाएंगे तो आप इनको अच्छे से एक बार देख के इत्मीनान से बैठ के याद कर लेना। अब आगे देखते हैं। यह आपके यहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। अब देखो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट में हम 3 टाइप का वायर यूज़ कर रहे होते हैं, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। तो अर्थ वायर का जो जनरल काम होता है कि जो भी आपकी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक करंट होती है उसको डायरेक्ट अर्थ में भेज दे, ठीक है, अर्थिंग के लिए। तो इसका जो कलर होता है ग्रीन होता है फॉर सेफ्टी पर्पस, राइट। अगर अर्थ वायर आप नहीं लगाते हो तो फिर आपकी अर्थिंग आने लगती है, ठीक है, और उससे आपको करंट लग सकता है। तो इसलिए आपके हमेशा अर्थ वायर जोड़ दिया जाता है फॉर सेफ्टी पर्पस। फिर लाइव वायर आपका रेड कलर का होता है और न्यूट्रल वायर आपके ब्लैक कलर का होता है। कलर कोड याद रखना है, कलर कोड से भी आपके सवाल पूछ लेते हैं। और बाकी यहाँ पे कितनी वोल्टेज होती है, तो लाइव वायर की 230 वोल्ट होती है। न्यूट्रल वायर क्योंकि न्यूट्रल है तो इसकी वोल्टेज 0 होती है। और ग्रीन वायर आपके जनरली सेफ्टी के लिए यूज हो रहा होता है। फ्यूज हमने देख लिया, प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग बाई मेल्टिंग। आगे देखते हैं। ये आपके डायग्राम है लाइव वायर का। कैरीज अल्टरनेटिंग करंट फ्रॉम सोर्स। न्यूट्रल वायर का काम क्या है, रिटर्न्स करंट कंप्लीटिंग द सर्किट। अर्थ वायर का काम क्या है, प्रोवाइड अ सेफ पाथ फॉर फॉल्ट करंट। फ्यूज का काम क्या है, मेल्ट्स टू इंटरप्ट एक्सेसिव करंट फ्लो। तो ये सब आप देख लेना जब आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर होगा। तो फिर देखो आपके जब करंट फ्लो करेगा तो उसमें कुछ हीटिंग इफेक्ट भी आएगा। तो हीटिंग इफेक्ट का सिंपल फॉर्मूला याद कर लेना, पावर इनटू टाइम।
तो पावर का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, I²R इंटू टाइम, तो वो हो जाता है आपका हीटिंग इफेक्ट। डायरेक्ट है, सिंपल है, रटने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की नीड नहीं। फिर यूज्ड इन हीटर्स, इलेक्ट्रिक आयरन्स, गीजर्स एक्सेट्रा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो कुछ आपके इंपॉर्टेंट यूनिट्स एंड कन्वर्जन है, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, एक बार आप गो थ्रू कर लो। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, वोल्टेज वोल्ट, रेजिस्टेंस ओम, पावर वाट, एनर्जी किलोवाट आवर और या फिर जूल, चार्ज का कूलम और फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज, ये सब ऑलरेडी हमने देख लिया। आप एक बार यूनिट देख लेना, यूनिट से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर देखो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। अब बात आती है कंडक्टिविटी की, तो जब भी कंडक्टिविटी की बात आती है तो हमें दो चीज़ पता होनी चाहिए कि कोई भी मटेरियल आपके, हम कब उसको कंडक्टर बोलेंगे। तो सबसे पहला तो उनके जो वैलेंस बैंड और जो कंडक्शन बैंड होता है उसका, उसके बीच का गैप जो होता है वो कम होना चाहिए। अब ये क्या है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, देखो हर मटेरियल में ना आपके एक वैलेंस बैंड होता है और एक कंडक्शन बैंड होता है, और इसके बीच में जो गैप होता है इसको बोलते हैं हम फॉरबिडन गैप। तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके वैलेंस बैंड में होते हैं। मान के चलो अगर ये गैप कम हुआ तो इजीली आपके इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में एक्साइट कर जाएंगे। ठीक है, तो यहां से आपके इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो हो सकता है। तो ये जनरली आपको देखने को मिलता है कंडक्टर्स में। लेकिन अगर मान के चलो ये फॉरबिडन गैप बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है इतनी इजीली नहीं पहुंच पाएंगे, इजीली क्या पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए इंसुलेटर से आपके करंट फ्लो नहीं होते हैं। तो इंसुलेटर में जो आपका गैप होता है, फॉरबिडन गैप होता है, बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन सेमीकंडक्टर वो बीच के होते हैं। ठीक है, तो मतलब उसमें नॉर्मल केस में तो इलेक्ट्रॉन आपके नहीं फ्लो कर सकते कंडक्शन बैंड में, लेकिन अगर हम उसमें कुछ इंप्योरिटीज ऐड कर देते हैं तो फिर आपका सेमीकंडक्टर भी एज अ कंडक्टर बिहेव करता है। चीजें सिंपल समझ आए। अब देखो सिंपल, इलेक्ट्रॉन्स क्लोज टू न्यूक्लियस आर स्ट्रांगली बाउंड, दोज फार आर वीकली बाउंड एंड बिकम फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जो आपके कोई भी मटेरियल में करंट फ्लो कैसे कर रहा है, ड्यू टू दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू दैट फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि आपके वीकली बाउंड है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा तो करंट कैसे फ्लो करेगा, सिंपल सी बात है। फिर देखो फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। अ मेटल विथ मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन इज अ गुड कंडक्टर। तो जिस मेटल में आपके ये गैप कम होगा और आपके इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे, उसको हम बोलेंगे गुड कंडक्टर। चीजें समझ आए। अब आगे देखते हैं। फिर आता है आपका गुड कंडक्टर में कौन कौन होते हैं, सिल्वर होते हैं। ठीक है, अदर्स में कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ये सब आपके बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। इसीलिए आपके जो भी इलेक्ट्रिक वाला काम होता है या जो भी डिवाइसेस होती है उसमें ज़्यादातर ये सारे हम मटेरियल्स का यूज़ कर रहे होते हैं। फिर देखो कंडक्टिविटी इन लिक्विड्स एंड गैसेस। तो अगर लिक्विड में कंडक्टिविटी कब आएगी, जब हम उसमें कुछ सॉल्ट ऐड कर देंगे। ठीक है, जब उसमें कुछ आयंस प्रेजेंट होंगे, क्योंकि हमें चार्ज कैरियर तो चाहिए ना। किसी भी बॉडी से आपके इलेक्ट्रॉन या करंट कब फ्लो करेगा, जब उसमें कुछ कैरियर्स होंगे प्रेजेंट। तो कैरियर्स किस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड में आयंस के फॉर्म में। अब देखो इन मेटल्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, इन लिक्विड्स एंड गैसेस ड्यू टू आयंस। अगर लिक्विड में मैंने बता दिया अगर सॉल्ट है, ठीक है, अगर उसमें आयंस प्रेजेंट है, जितने ज़्यादा आयंस प्रेजेंट होंगे उतनी ज़्यादा अच्छी कंडक्टिविटी होगी उस पर्टिकुलर लिक्विड की। फिर देखो इन गैसेस कंडक्टिविटी अकर्स बिटवीन प्रेशर 10 mm Sg टू 10⁻³ मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये जनरली आपका प्रेशर दे रखा है कि अगर प्रेशर की वैल्यू इस रेंज में होगी तो आपका कंडक्टिविटी गैस में भी अकर हो सकता है। क्यों, क्योंकि जब आप गैस को प्रेशर डालते हो तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब सिंपल एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं आपसे, आप कमेंट में टाइप करके बताना। जो डिस्टिल्ड वाटर है, ठीक है, उसमें से आपका करंट फ्लो हो सकता है कि नहीं, मतलब इज इट बिहेव लाइक अ गुड कंडक्टर और बैड। सेकेंड क्वेश्चन है जो आपका इम्प्योर वाटर है या फिर जो आपका मान के चलो वाटर विथ सॉल्ट सॉल्यूशन, कंटेनिंग सॉल्ट सॉल्यूशन, वो आपका गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। कमेंट में टाइप करके बताना। ठीक है, आपके लिए सवाल है। आगे देखते हैं अब नॉन कंडक्टर्स। नॉन कंडक्टर्स कौन होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। तो इंसुलेटर में जनरली आप देखते हो प्लास्टिक का है ना, जो प्लास्टिक्स होते हैं या फिर जो रबड़ होते हैं, ये सारे इंसुलेटर होते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते हैं। इसीलिए जो आपके इलेक्ट्रिशियन होते हैं हमेशा चप्पल पहन के काम करते हैं। क्यों, क्योंकि मान के चलो अगर चप्पल नहीं पहने रहेंगे तो आपका शरीर एकदम अर्थिंग ले लेगा और आपको करंट लगेगा, झटका लगेगा। तो इसलिए वो चप्पल पहनते हैं, तो वो क्या करता है, करंट के फ्लो को रोक देता है। तो आपके जो करंट है बॉडी से पास नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारा बॉडी भी ना बहुत अच्छा कंडक्टर है। इसीलिए समझ रहे हो कि साइंस आपका कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है। तो इंसुलेटर्स क्या होते हैं आपके, जो कि में जो आपका फॉरबिडन गैप है बहुत ज़्यादा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है और वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स। सिंपल है। सो मटेरियल्स विथ नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो करंट फ्लो पॉसिबल, एग्जांपल प्लास्टिक एंड रबर। फिर सेमीकंडक्टर देख लो। सेमीकंडक्टर मैंने बता दिया
बीच के होते हैं, ठीक है। अगर हम इनमें कुछ इंप्योरिटीज ऐड कर देते हैं तो ये आपके फिर एज अ कंडक्टर बिहेव करने लगते हैं। और जो सेमीकंडक्टर का एप्लीकेशन होता है ना, बहुत वास्ट होता है। मतलब सेमीकंडक्टर्स तो आज के डेट में आपको पता ही है कि ईवी में भी यूज़ हो रहा है, ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी में, उसके बाद फिर आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, हर टाइप के टेक्नोलॉजी में, हर टाइप के डिवाइसेस में आपके सेमीकंडक्टर यूज़ हो रहे होते हैं। तो इनका जो एप्लीकेशन है बहुत वास्ट एप्लीकेशन होता है, और इसमें ही फिर फर्दर आप एन टाइप पी टाइप पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पे उतनी डिटेल रिक्वायर्ड नहीं है। आप सिंपल समझ लो सेमीकंडक्टर्स होते क्या है, ये आपके बीच के हैं, ठीक है। मतलब ना ही ये कंडक्टर है ना ही ये इंसुलेटर है। अगर इनमें हम थोड़ी सी इंप्योरिटीज ऐड कर देंगे तो ये कंडक्टर जैसा बिहेव करने लगेंगे। बस इतना सिंपल आपको याद रखना है। एग्जाम्पल आपको याद कर लेना, गैलियम, जर्मेनियम, ये सब क्या है आपके, जर्मेनियम, सेलियम, सिलिकॉन, ठीक है, ये सब आपके सेमीकंडक्टर होते हैं। तो जो हम इंप्योरिटीज ऐड करते हैं ना, उसके लिए एक टर्म मेंशन किया गया है, डोपिंग। डोपिंग आप जनरली भी सुनते होंगे स्पोर्ट्स में, जैसे जो आपके एथलीट्स आपके कुछ अलग से मान के चलो कुछ सप्लीमेंट्स इंजेक्ट करते हैं अपने बॉडी में ताकि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाए, उसको हम बोलते हैं डोपिंग एक्टिविटी। वैसे सेमीकंडक्टर में हम अगर कुछ इंप्योरिटीज इंजेक्ट कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, डोपिंग बोल रहे हैं। तो डोपिंग अगर कहीं पूछता आपके एग्जाम में एज अ टर्म, तो आपको पता होना चाहिए डोपिंग क्या होता है, ठीक है। फिर डोप्ड इज इक्वल टू एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। बाकी एन टाइप पी टाइप वाला मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। पीवाईक्यूज आता है, फर्दर अपीयर होता है, बाकी हम केमिस्ट्री में ही तो थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, तो हाँ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज देख लो, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। अब आता है कॉन्सेप्ट आपका सुपर कंडक्टिविटी का। तो सुपर कंडक्टिविटी क्या है, सिंपल टर्म में समझ लो कि कोई भी ऐसा मटेरियल, ठीक है, वैसे हर मटेरियल के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, कोई भी मान के चलो कोई ऐसा मटेरियल जिसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फ्रीज करते हैं, ठीक है, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, अगर मान के चलो उसकी रेजिस्टेंस जो होती है जीरो हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टर। समझ आया? सिंपल लैंग्वेज में मैं दोबारा समझाता हूँ। मान के चलो कोई ऐसा एक मटेरियल है जो कि बिलो फ्रीजिंग पॉइंट पे, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो कि बिलो फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, रेजिस्टेंस जीरो हो जा रही है, तो इट स्टार्ट बिहेविंग लाइक सुपर कंडक्टर। तो वो जो जिस टेम्परेचर के बाद वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करा उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। आप सिंपल समझोगे आपको समझ आ जाएगा। जीरो रेजिस्टेंस बिलो अ क्रिटिकल टेम्परेचर, समझ आ रहा है? अब जीरो रेजिस्टेंस से क्या होगा, मान के चलो अगर बॉडी में रेजिस्टेंस ही नहीं है तो फ्लो में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ही नहीं होगा। तो एक बार मान के चलो ऐसा समझो कि एक पटरी है, ठीक है, टॉय वाला ट्रेन है। अब उस ट्रेन को आपने एक बार धक्का लगा दिया, ठीक है, और कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो आपका ट्रेन क्या है, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, ठीक है, रुकेगा ही नहीं ना, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है। तो अगर कोई मटेरियल ऐसा कोई प्रॉपर्टी अचीव कर लेता है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, उसको हम बोल रहे हैं सुपर कंडक्टर्स। समझ आया सुपर कंडक्टिविटी का? अब इसका ये एप्लीकेशन बहुत वास्ट है। जैसे सबसे कॉमन जो इसका एप्लीकेशन है मैग्लेव ट्रेन में देखते हो, जो ट्रेन आप देखे होगे जापान वगैरह में, अभी इंडिया में नहीं आई है, वगैरह में ये सब ट्रेन देखने को मिलेंगी। तो ट्रेन पटरी के ऐसे ऊपर फ्लोट करती हैं, ठीक है, पटरी से टच भी नहीं रहती हैं। तो इसमें और बहुत स्मूथली मतलब वो जाती हैं, उनमें कोई साउंड नहीं आता है, एकदम पता ही नहीं लगेगा आपको कि ट्रेन पार हो रही है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सुपर कंडक्टिविटी, उसमें कोई आपके रेजिस्टेंस है ही नहीं। इसकी वजह से क्या है, हीटिंग इफेक्ट भी नहीं आ रही है। वैसे ही आपको सुपर कंडक्टिविटी का एप्लीकेशन देखने को मिलता है न्यूक्लियर फ्यूजन, मतलब जो आप न्यूक्लियर फ्यूजन वाला जो टेक्नोलॉजी अगर पढ़ोगे तो वहाँ पे आप देखते हो कि हम टोकामक डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, फ्रांस के साथ मिलकर बहुत सारी कंट्री टोकामक डेवलप कर रही है। तो टोकामक में हम क्या कर रहे हैं बेसिकली कि आपके सुपर कंडक्टिविटी लाइक लेविटेटिंग स्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, जिसमें आपका प्लाज्मा हम रोटेट करवाते हैं, ठीक है। सब न्यूक्लियर फ्यूजन आप जब करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये सब इसके एप्लीकेशन है, कुछ और भी बहुत जगह, जैसे एमआरआई में भी आप यूज कर रहे होते हैं सुपर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टीज। समझ आ रहा है? तो आपको सिंपल याद रखना है सुपर कंडक्टर्स हम किसको बोल रहे हैं। मान के चलो अगर कोई मटेरियल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर अगर उसकी रेजिस्टेंस जीरो हो जा रही है तो उसको हम बोल रहे हैं सुपर कंडक्टर। और ये हर मटेरियल में ऐसा प्रॉपर्टी नहीं है। शुरू में जब आपके एक साइंटिस्ट थे, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो पहले उन्होंने मरकरी के लिए देखा, ठीक है, कि मरकरी में ऐसी प्रॉपर्टी है। धीरे धीरे और भी आपके मटेरियल फाइंड हुए जिनमें ये सुपर कंडक्टिविटी वाली प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। समझ आया? बहुत डिटेल में नहीं जाना है। एक्सपेल्स मैग्नेटिक फील्ड, और इसको हम मेसनर इफेक्ट बोलते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। आगे देखो, एप्लीकेशन मैंने बता दिया आपको मैग्लेव ट्रेंस, ठीक है, मैग्लेव ट्रेंस का आगे मैंने इमेज भी रखा, आप देख सकते हो। एमआरआई मशीन्स, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, फ्यूजन रिएक्टेंट, देखो टोकामक्स, फिर पार्टिकल एक्सेलरेटर्स, पावर केबल्स, ये सारे जगह आपका एप्लीकेशन आपके सुपर कंडक्टिविटी वाला यूज हो रहा होता है। फिर मैग्लेव ट्रेंस में मैंने बता दिया मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेंस फ्लोट अबव द ट्रैक यूजिंग मैग्नेटिक रिपल्शन। एडवांटेज क्या होता है? हाई स्पीड, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट और एनर्जी एफिशिएंसी। समझ आए? आगे देखते हैं।
तो ये मैग्नेटिक ट्रेन है, इस टाइप का कुछ दिखता है आपका, तो बहुत फास्ट चलता है, ठीक है, विदाउट एनी साउंड, और इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं है ना, तो हीटिंग इफेक्ट भी नहीं आ रहा, कोई साउंड ही नहीं आ रहा है। तो जापान हमसे बहुत आगे है टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा आगे है। कोई नहीं, हम भी बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे नया आपका टॉपिक आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है इसलिए मैं इसको साथ में ही ले रहा हूँ सेम लेक्चर में, तो आप देख लो, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ ही कॉन्सेप्ट्स है जो आपको याद रहने चाहिए, जो आपके एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम क्या देखते हैं कि जब भी मान के चलो इलेक्ट्रिक करंट आपके फ्लो कर रही है, ठीक है, तो उसके आसपास ना आपके मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो जाता है। ये भी आपके टेस्ला नामक साइंटिस्ट जो थे उन्होंने डिस्कवर किया था। तो मान के चलो किसी वायर से अगर आपके इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है ना, तो उसके आसपास अगर आप नीडल ले जाओगे, कंपास ले जाओगे, तो कंपास का नीडल आपको मूव करते हुए दिखेगा। दिस शोज कि जो आपके इलेक्ट्रिक करंट है इट इंड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट। समझ आया? तो देखो, एरिया अराउंड अ मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड हम किसको बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड हमने किसको बोला था कि जितने एरिया में आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फोर्स का इम्पैक्ट दिख रहा है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे थे। वैसे ही अगर किसी मैग्नेट के अराउंड मान के चलो एरिया है जहाँ पे अगर आप किसी मेटल को ला रहे हो उस पर वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो पर्टिकुलर मैग्नेट, तो उसको हम बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल उसको रिलेट करके पढ़ सकते हो, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। जो फील्ड लाइंस इसमें होते हैं नॉर्थ टू साउथ जाते हैं, जैसे उसमें पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे थे, इसमें नॉर्थ टू साउथ जा रहे हैं। लेकिन जो अगर आप मैग्नेट के अंदर देखोगे तो मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जा रहे होते हैं। तो इसमें आपके ना ये आपके क्लोज लूप फॉर्म होते हैं, क्लोज लूप बनते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। लेकिन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा कि क्लोज लूप फॉर्म नहीं हो रहे थे। क्यों? क्योंकि उसमें जो आपके मटेरियल के अंदर भी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे थे। इसमें क्या है कि मटेरियल के बाहर नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं, लेकिन मटेरियल के अंदर साउथ से नॉर्थ जा रहा है, तो इसलिए एक क्लोज लूप बन रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा था और फिर अंदर भी पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा था, तो एक क्लोज लूप नहीं बन पा रहा था, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। फिर देखो राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल हम कहाँ यूज कर रहे होते हैं? जनरली जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है उसको निकालने के लिए। तो सिंपल है, मान के चलो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, थंब को हम करंट कैरिंग कंडक्टर के डायरेक्शन में फेस करते हैं अगर, तो ये देखो ये जो कर्ल कर रहे हैं ना हम अपने फिंगर्स, इस डायरेक्शन में आपके मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो कोई भी अगर आपका स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके अराउंड जो आपके कर्ल पाथ आपके बना रहा है ये फिंगर्स, वो आपके डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब काइंड ऑफ आपके सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो आप, तो ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये आपका करंट का डायरेक्शन है, और ये आपका जो कर्ल कर रहे हो आप अपने फिंगर्स को, ये आपका डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का। सिंपल है, राइट हैंड थंब रूल। पूछ लेते हैं किस लिए यूज होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को निकालने के लिए। और अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है तो आप करंट का डायरेक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। आगे देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, अब देखो ये दोनों ना ऑपोजिट इफेक्ट शो करते हैं। अब हमने देखा, पहले मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक करंट अगर कहीं से फ्लो कर रहा है तो आपको मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। इसका उल्टा भी ट्रू है। अगर मान के चलो आपके मैग्नेटिक फील्ड कहीं है, ठीक है, उसमें अगर आप किसी कंडक्टर को लाते हो या फिर किसी मेटल को लाते हो तो उसमें आपके ना इलेक्ट्रिक करंट भी इंड्यूस हो सकता है। तो आपके इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो सकता है और मैग्नेटिक फील्ड से आपके इलेक्ट्रिक करंट भी इंड्यूस हो सकता है। तो दोनों आपके ऑपोजिट काम करते हैं। इसका एप्लीकेशन आप बहुत, साइंस भी कितनी प्यारी चीज़ है ना। जब अब मान के चलो इससे पहले जब तक ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ था तब तक लोगों को पता ही नहीं होगा, लेकिन जब ऑब्जर्वेशन हो गया तो हर चीज़ आपस में कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में इंटरलिंक्ड होती है। तो ये चीज़ सिंपल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब जनरेशन ऑफ करंट बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको किसने आपके फाइंड किया था? जो फैराडे साहब थे, फैराडेज लॉ, ठीक है। इन्होंने देखा कि भाई जो हम ला रहे, अगर मान के चलो किसी आपके डिवाइस का मैग्नेटिक फील्ड हम अल्टर कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके जो पास वाला जो कंडक्टर रखा हुआ है उसमें आपके इलेक्ट्रिक करंट यूज होते हुए दिखा। ये ऑब्जर्व किया था फैराडे साहब ने, ठीक है। तभी से हमने जाना कि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो सकता है आपके चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंड्यूस हो रहा करंट, ठीक है, इंड्यूस करंट बोलते हैं हम उसको। तो इसी के लिए आपके फ्लेमिंग साहब ने रूल दिया कि डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो दो टाइप का इन्होंने रूल दिया, एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, एक फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड रूल देखते हैं। लेफ्ट हैंड रूल जनरली हम मोटर के लिए यूज कर रहे होते हैं और डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, देखो लेफ्ट हैंड रूल में फादर, मदर, चाइल्ड, और ये तीनों जो उंगली होते हैं ना आपके, थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, ठीक है, ये तीनों आपके परपेंडिकुलर होते हैं इस डायरेक्शन में। आपको दिख रहा होगा, आई होप विजिबल होगा। तो देखो जो ये आपका थंब का डायरेक्शन है ना, ये फोर्स का डायरेक्शन है। तो मान के चलो अगर आपको मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालना है, अगर आपको करंट का डायरेक्शन पता है, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है,
तो आप मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, ये आपका करंट का डायरेक्शन है। फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, इस थंब, ये जो थंब का डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलरली, यहाँ पे आपके मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो डायरेक्शन आपने निकाल लिया मैग्नेटिक फोर्स का। ये हम किसके लिए यूज करते हैं, मोटर्स के लिए। अब राइट हैंड रूल आपका क्या बताता है, जो इंड्यूस करंट है। ठीक है, अगर इन केस आपने मैग्नेटिक फील्ड में किसी मेटल को ले जा रहे हो तो उसमें किस डायरेक्शन में इंड्यूस करंट जनरेट होगा उसको निकालना होगा। अगर तो हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज कर रहे होंगे। और इसको हमने कहाँ देखा, याद करो, जनरेटर में हम क्या देख रहे थे, उस करंट के बारे में। तो इंड्यूस करंट से रिलेटेड अगर हमें कभी डायरेक्शन निकालना होगा तो हम कौन सा यूज करेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो इसको रट लेना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फॉर मैग्नेटिक फोर्स और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल फॉर इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, इसमें भी सेम है, आपके जो स्ट्रेच करो थंब को, इंडेक्स फिंगर को और मिडिल फिंगर को एकदम परपेंडिकुलर, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए इस डायरेक्शन में। ठीक है, और इसमें आप रूल याद कर सकते हो, माई क्यूट मदर। ठीक है, तो एम से क्या हो गया आपका, मोशन ऑफ दैट कंडक्टर, मोशन ऑफ दैट मेटल, जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हो उसका मोशन किस डायरेक्शन में, उसको हम थंब के डायरेक्शन में ले रहे हैं। ठीक है, फिर आपका क्यूट से आपका क्या हो गया, करंट का डायरेक्शन। ठीक है, और एम से, क्यूट से आपका क्या हो गया, जो इंड्यूस करंट है उसका डायरेक्शन, और एम से क्या हो गया आपका मदर, तो जो आपके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो इन केस आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है। ठीक है, और आपको जो कंडक्टर है उसका मोशन का डायरेक्शन पता है, तो आप तुरंत निकालोगे कि जो आपका डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, इंड्यूस करंट होगा, वो आपके इंडेक्स फिंगर के डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल किस लिए यूज करते हैं आपको एकदम पता होना चाहिए। लेफ्ट हैंड रूल जब भी आए आपका मैग्नेटिक फोर्स, ऑफ फोर्स, भी राइट हैंड रूल आए तो आपका डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये जनरेटर में यूज़ होता है, ये मोटर में यूज़ होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, इसका बहुत प्यारा डायग्राम दे रखा है। आप चाहो तो जब आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर किया जाएगा तो आप इसको गो थ्रू कर लेना। सिमिलर है फादर मदर चाइल्ड से आप याद रख सकते हो। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मोटर में हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और वैसे ही फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, आपके जनरेटर में यूज़ कर रहे हैं। ठीक, आगे देखते हैं। देखो सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड क्या होता है आपका, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ लो सिंपल। देखो सोलेनॉइड आपका ये बिहेव कर रहा है आपके बार मैग्नेट जैसा। इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि आप डायरेक्ट याद कर लो, आपके एग्जाम में उसी टाइप से पूछ लेते हैं। बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रहा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। सिंपल है, मान के चलो कोई वायर है, स्ट्रेट वायर है। ठीक है, तो इसमें जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है कैसे होगा, ऐसे कर्ल्ड, हमने देखा भी राइट हैंड थंब रूल में। ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में होता है कर्ल्ड। अब मान के चलो स्ट्रेट वायर को मैंने ऐसे सर्कल कर दिया, तो अब जो इसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कंसेंट्रिक सर्कल के शेप में होता है, ऐसे इस टाइप में। ठीक है, अब मान के चलो सिमिलरली अगर मैंने ऐसे बहुत सारे सर्कुलर वायर ले लिए। ठीक है, एक वायर को मैंने बहुत सारे सर्कल में, हेलिक्स सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, मल्टीपल सर्कल्स, ये चीज़। तो अब जो इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ना, ये सिमिलर टू बार मैग्नेट होगा, कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में नहीं होगा। ये अब सिमिलर टू बार मैग्नेट होगा। तो बस आपको ये याद रखना है, ये ऐसे हो जाएगा, सिमिलर टू बार मैग्नेट, राइट। तो इसमें बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो सोलेनॉइड के अंदर से अगर हम देखते हैं, अंदर आपका जो करंट होता है काफ़ी स्ट्रांग होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है। बाहर आपके मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी वीक होता है ना। आउटसाइड आपके जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बहुत वीक होगा। तो ये देख लो, अ सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ मेनी टाइटली वाउंड स्टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड वायर विथ अ जनरल डायमीटर ऑफ द कॉइल स्मॉलर देन इट्स लेंथ इज कॉल्ड सोलेनॉइड। क्या है डेफिनेशन नहीं पूछेंगे आपसे, बस ये आपको डायग्राम माइंड में होना चाहिए। फिर देखो, द मैग्नेटिक फील्ड विद इन द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आपके विद इन द सोलेनॉइड होता है ये यूनिफॉर्म होता है, पैरेलल होता है। और इसमें जब हम एक अलग से वो लगा देते हैं, ठीक है, मान के चलो अलग से एक मेटल कंडक्टर लगा दिए तो और स्ट्रांग हो जाता है, इंटेंसिटी और बढ़ जाती है आपके मैग्नेटिक फील्ड के। तो जो आपके अंदर होगा, कभी भी अंदर का डायरेक्शन पूछा तो वो क्या होगा आपका, यूनिफॉर्म होगा और पैरेलल होगा। लेकिन वही अगर मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड इज एसेंशियली जीरो, तो जो आपके सोलेनॉइड के बाहर का मैग्नेटिक फील्ड होता है ये आपके जीरो होता है। याद रख लेना क्यों होता है, तो ये जनरली जब आप डायरेक्शन कन्वेंशन लेते हो ना तो एक कट कर देते हैं। जो आपका डायरेक्शन आप बनाते हो तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ये पैरेलली जो होते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो मैं डिटेल मैकेनिज्म में नहीं जा रहा हूँ, आप अननेसेसरली कंफ्यूज करोगे। तो सिंपल अब बस याद रखना, सोलेनॉइड के बाहर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा काफी वीक होगा, मतलब इक्विवेलेंट टू जीरो होगा, और जो अंदर होगा मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के ये आपके यूनिफॉर्म और पैरेलल होगा, मतलब स्ट्रांग होगा। इतना याद रखोगे आपका काम हो जाएगा। आगे देखते हैं। हाँ, सोलेनॉइड का हम यूज क्यों कर रहे हैं, तो इसको यूज कर रहे हैं हम एज अ बार मैग्नेट। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि मान के चलो एक
आपका कन्वेंशनल जो बार मैग्नेट है, ठीक है, वो जब था ही तो हमें सोलेनॉइड का क्या जरूरत है, तो सबके कुछ प्रोज होते हैं कुछ कॉन्स होते हैं। अब जो परमानेंट आपके बार मैग्नेट है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब उसकी जो मैग्नेटिक जो आपकी फील्ड है ना उसको चेंज नहीं कर सकते ऑल टाइम। मान के चलो इन केस हमें कभी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, कभी हमें चाहिए कम, तो वो बार मैग्नेट में तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि हर एक बार मैग्नेट का अपना एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये चीज़ उसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसीलिए वो उसका कॉन्स हो गया। सोलेनॉइड में हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट करें, करंट को फ्लो करा के। तो मान के चलो अगर हमें ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हम करंट ज़्यादा फ्लो कराएंगे, हमें अगर कम मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हम करंट कम फ्लो कराएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, राइट। तो इसीलिए हम यहाँ पे अगर मान के चलो हमें एक फ्लेक्सिबल बार मैग्नेट चाहिए तो हम सोलेनॉइड का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं। लेकिन इसका कॉन्स क्या है? कॉन्स ये है कि हमें इसमें इलेक्ट्रिक पावर चाहिए, है ना। तो इलेक्ट्रिक जनरेट करने के लिए हमें बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करना होगा इलेक्ट्रिक जनरेट करने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा आपके एनर्जी कंजम्पशन होता है। लेकिन वही केस बार मैग्नेट में नहीं होता। बार मैग्नेट तो बार मैग्नेट है, ठीक है, उसमें मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होती है वो परमानेंट होती है। तो दोनों के प्रोज और कॉन्स जान लिया आप, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए सोलेनॉइड हम यूज क्यों कर रहे हैं जनरल लाइफ में। अब देखते हैं आगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। आपके मैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी 3 टाइप के होते हैं, डाई मैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। एक एक लाइन में समझ लो, आपका काम हो जाएगा, इससे ज्यादा आपके बीपीएससी डिप में नहीं जाएगा। तो सबसे पहले होता है डाई मैग्नेटिक। डाई मैग्नेटिक कौन सा होता है? देखो, अगर मान के चलो सिंपल केस है आपका नॉर्मल, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड नहीं है तो आपके जो मटेरियल है उसका अलाइनमेंट क्या होगा, तो वो जब आपके मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड में हम उस मटेरियल को रख रहे हैं तो वो जो अंदर के मटेरियल का अलाइनमेंट क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, उसके बेसिस पे हम 3 कैटेगराइजेशन कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो अगर इन केस अगर जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं किसी मटेरियल पे, तो अगर जो मटेरियल के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड का अलाइनमेंट अगर ऑपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उसको हम बोल रहे हैं डाई मैग्नेटिक। मैं आपको इमेज से समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, इसलिए इमेज की जरूरत होती है। तो ये देखो मैग्नेटिक की बात करें हम, तो देखो ये जब आपका मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड नहीं था तो ये नन वाला केस है। अब इन केस जब हम अप्लाई कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड हम इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो आपके मटेरियल का अलाइनमेंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये देखो, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं डाई मैग्नेटिक। अब मान के चलो अगर सिमिलर आपके ये रैंडम है, रैंडम अरेंजमेंट है अगर जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड नहीं था इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं हम तो ये आपके डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन होगा, लेकिन ये फीबल अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ये आपके देखो पूरे तरीके से अलाइन नहीं है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, लेकिन आपके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही अलाइंड है, तो ये चीज समझ लेना। और पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में ये डिफरेंस है कि फेरोमैग्नेटिक में एकदम प्रॉपर अलाइन हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपको अलाइनमेंट एकदम प्रॉपर दिख रही होगी, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब एक बार थ्योरी पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगा। तो देखो डाई मैग्नेटिक में दीज सब्सटेंसेस व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्वायर फीबल मैग्नेटिज्म ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें जो मैग्नेटिज्म ये एक्वायर कर रहे हैं इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एक्वायर कर रहे हैं। एग्जाम्पल जरूर याद कर लो, एग्जाम में पूछ लेंगे। एग्जाम्पल क्या क्या आपका बिस्मुथ, जिंक, गोल्ड, सोडियम क्लोराइड एक्सेट्रा। पैरामैग्नेटिक में हम क्या देख रहे थे कि इन्होंने एक्वायर तो किया मैग्नेटिज्म इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन वो फीबल मतलब कमजोर। So these substances when placed in an external magnetic field acquire feeble magnetism in the direction of the magnetic field. इसमें एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा, वही एल्यूमिनियम, सोडियम, प्लेटिनम, मैंगनीज एक्सेट्रा। और फेरोमैग्नेटिक ये वो मटेरियल होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म एक्वायर कर लेंगे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो, और इनका डायरेक्शन में क्या होगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चीज आप देख लो, दिस सब्सटेंसेस व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्वायर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं आपके, वही आयरन, Fe, निकल, कॉपर एक्सेट्रा। इसीलिए इनको हम यूज करते ज्यादातर आपके वायर वगैरह बनाने में, समझ आ रहा है। और यही आपके बहुत अच्छे कंडक्टर्स बनते हैं फेरोमैग्नेटिक वाले, क्योंकि ये आपके स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म एक्वायर कर पा रहे हैं, राइट। आपका सारा जो कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ब्रीफली एक्सप्लेन किया, क्योंकि बीपीएससी में जितनी रिक्वायर्ड है या फिर अदर स्टेट पीसेस में मैंने उतना आपको ऑलरेडी बता दिया। इससे ज़्यादा डिटेल में अगर आप कोई अदर एग्जाम देते हो तो वहाँ पे डिटेल रिक्वायर्ड होती है, लेकिन बीपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए आपके लिए इतना ही रिक्वायर्ड है। तो आप एश्योर कर सकते हो खुद को कि हाँ इस लेक्चर को देखने के बाद आप मोस्ट ऑफ दी जो पीवाईक्यूज है वो सॉल्व कर ले जाओगे, राइट। तो एक एक करके देख लेते हैं कुछ पीवाईक्यूज, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखो, आइंस्टाइन गॉट द नोबेल प्राइज फॉर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, किसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था, आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, राइट।
फिर देखो विच मेटल कैन बी यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो कौन सा मेटल हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो स्ट्रांगली जो आपके मैग्नेटिज्म कौन एक्वायर कर रहा था, कॉपर, ठीक है। तो ये भी आपका काइंड ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप इसको याद कर सकते हो। अब देखो टू टेम्परेचर वेरिएशन अलोंग अ कंडक्टर पोटेंशियल वेरिएशन अकर्स अलोंग इट, दिस फेनोमेना इज नोन एज, तो इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं। तो ये सिंपल है यार, आपको याद करना पड़ेगा, ये आपका थॉमसन इफेक्ट है, ठीक है, फैक्ट है कि, और ये आपका 2021 में क्वेश्चन था, ठीक है। तो जब आप टेम्परेचर वेरिएशन करते हो अलोंग अ कंडक्टर तो आपका पोटेंशियल भी वेराई करता है, तो ये आपके थॉमसन इफेक्ट ये चीज़ शो करता है, ठीक है। तो सिंपल, इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना, आपको याद करना पड़ेगा। इसलिए पीवाईक्यू में जो आपका गैप फिलिंग होता है वो हो जाता है। अगर मान के चलो कॉन्सेप्चुअली जो चीज़ें मुझे समझानी थी मैंने समझा दिया, लेकिन जो फैक्ट्स वगैरह अगर एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट्स आते हैं तो आप पीवाईक्यू के थ्रू आपका गैप फिलिंग हो जाता है। बाकी मैं इससे रिलेटेड आपको प्रोवाइड भी करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे पीसीएस विद नीलेश में, प्रैक्टिस क्वेश्चन, राइट। अब देखो द पैरामैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म अप्लाइज टू, तो पैरामैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म हम किस पे अप्लाई करते हैं, ये आपका प्लैटिनम, राइट। तो प्लैटिनम है आपका सिंपल, मैंने बोला था एग्जांपल आप देख लेना पैरामैग्नेटिक थ्योरी वाला, तो पैरामैग्नेटिक थ्योरी वाला इधर एग्जांपल दे रखा था ना, देखो ये, तो एल्यूमिनियम सोडियम प्लैटिनम, ठीक है। इसलिए मैंने बोला एग्जांपल याद करना बहुत ज़रूरी है। अब आगे देखो एसी करंट कैन बी प्रोड्यूस बाय, तो एसी करंट हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये अभी हमने देखा कहाँ पे, डायनमो में, ठीक है। तो ये डायनमो है आपका, डायनमो जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था वहाँ पे आपने देखा एसी करंट को हम प्रोड्यूस कर रहे थे डायनमो की हेल्प से। फिर देखो करंट डेंसिटी इज, तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी मैंने मोशन वाले चैप्टर में जब आपको करा रहा था मैकेनिक्स उसमें बता दिया था ऑलरेडी, अच्छे से बता दिया था जितनी रिक्वायर्ड थी आपको। तो आपको पता होना चाहिए जो आपकी करंट डेंसिटी है, क्योंकि करंट भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो करंट डेंसिटी भी आपकी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। फिर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, तो आपको पता है V इज इक्वल टू IR, बस वही रिलेशन पूछा, और देखो कितना रिसेंट पूछा हुआ है ना, ओम्स लॉ डायरेक्ट पूछ रहा है। तो V इज इक्वल टू IR कहाँ दिख रहा है आपको, ये R इज इक्वल टू VI, गलत, V इज इक्वल टू IR, ये R इज इक्वल टू V अपन में I इधर जाएगा तो V इज इक्वल टू IR, तो C आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ऐसे ही ये उल्टा सीधा करके दे देते हैं, लेकिन आपको पता है, सिंपल कॉन्सेप्ट पता है, सिंपल फॉर्मूला पता है, आराम से आप आंसर निकालोगे। फिर देखो मीटर इज यूनिट ऑफ, सिंपल, अब कोई आपको रॉकेट साइंस लगाने की नीड नहीं है, सिंपल आप पढ़ लिए, रेजिस्टिविटी का था फॉर्मूला, तो रेजिस्टिविटी ये आप टिक मारो, ठीक है। फिर देखो द कंडक्टिविटी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अब कंडक्टिविटी क्या होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, अब ये थोड़ा सा आपका लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत लोग डिक्रीज मार सकते हैं, लोगों को लगेगा कि अगर मान के चलो मैंने बताया आपको कि पानी में आपके जितने ज़्यादा आयंस प्रेजेंट होंगे उतना ज़्यादा आपका कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि आपके चार्ज कैरियर्स बढ़ गए। अब अगर डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है कि हम पानी में और पानी मिला रहे हैं और लिक्विड मिला रहे हैं, उसकी जो इंपैक्ट है एसिडिटी है ये सब कम कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, तो बहुत लोग सोचेंगे कि इससे तो आयंस कम हो रहे हैं ना क्योंकि पानी की मात्रा बढ़ रही है, नहीं, आपको ऐसे सोचना है इस वे में कि जैसे ही आप पानी डालोगे तो पानी का काम क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब वो और आयंस को ब्रेक करते हैं, तो आपकी जो आयंस की मात्रा होगी ना पानी में वो और बढ़ जाएगी, ठीक है। जितना ज़्यादा आप पानी दोगे उतना ज़्यादा आपकी आयंस बढ़ जाएंगे पानी में, तो जो आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी ये इंक्रीज होगी ना कि डिक्रीज होगी, तो इंक्रीज स्लाइटली ऑन डाइल्यूशन। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप पानी डालते जाओ, तो ऐसा नहीं, ये स्लाइटली इंक्रीज करेगा, उसके बाद आप बहुत ज़्यादा पानी डाल दोगे तो फिर तो पानी की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है फिर आपका रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस इंक्रीज करने का मतलब आपका कंडक्टिविटी डिक्रीज हो गया। लेकिन मोमेंट के लिए जब आप डाइल्यूट कर रहे हो तो उस टाइम पे आपकी रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज करेगी, क्यों, क्योंकि आपके नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जो आयंस है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, इसलिए जो आपकी कंडक्टिविटी है इट इंक्रीज स्लाइटली ऑन डाइल्यूशन। लॉजिक समझ आया, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, इस टाइप के ही पूछ लेते हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा अपना ब्रेन का यूज करना होता है। तो इसके साथ आज का हमारा लेक्चर का जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था अलॉन्ग विथ PYQs मैंने डिस्कस करा दिया है। आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। बाकी आपका जो भी फीडबैक है, ठीक है, आप ज़रूर दो कमेंट में। आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड ज़्यादा है तो वो भी आप बता सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि कोई कॉन्सेप्ट मुझे और डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहिए वो भी आप बता सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर से मैं उन चीज़ों को कंसिडर करूँगा आपके, लेकिन इसमें आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन मुझे चाहिए, तभी जाके हम और इंप्रूव कर सकते हैं ना। हम अपने एंड से बेस्ट कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट कॉन्टेंट प्रोवाइड कराया जाए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपके एंड से भी ये काम है कि आप हमें ऑनेस्ट फीडबैक दो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस जो इनिशिएटिव चला रहे हैं आपके लिए। So that's all for today. Thank you and all the best. Jai Hind.